बेटा लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के हवाले से बात की थी और इसे पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा, हमारा जो कोर्स है इसमें अल्काइल हैलाइड के 3 तरह के रिएक्शंस हैं, तो हम बारी बारी तीनों रिएक्शंस को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो रिएक्शन की हमारे पास टाइप है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एसएन रिएक्शंस भी कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा जो है हमारे पास वो एलिमिनेशन रिएक्शन है बेटा। E1 और E2 रिएक्शंस के नाम से मशहूर है। और तीसरा हमारे पास फॉर्मेशन एंड रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी फॉर्मेशन और प्रिपरेशन भी एक तरीके का रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड का। तो अब हम बारी बारी इनको जो सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इनको देखेंगे। अच्छा, क्या वैसे आप लोगों को कुछ जानकारी है इन रिएक्शंस के हवाले से? अगर आपको कोई जानकारी है तो पहले आप शेयर कर लें। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अच्छा ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैंने हेडिंग में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं और ये न्यूक्लियोफिलिक है। अच्छा जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल of substrate का न्यूक्लियोफाइल with the attacking nucleophile with the attacking nucleophile। किसी सब्सटेंस पर पहले से एक न्यूक्लियोफाइल लगा हो, न्यूक्लियोफाइल याद रहे पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने वाला, यानी कि नेगेटिवली चार्ज। उस न्यूक्लियोफाइल को हटाकर कोई और न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह लग जाए, उस रिएक्शन को बेटा हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है याद रखिएगा, पहले भी बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहती है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। इसमें कोई सवाल जवाब या परेशानी? नो सर।
ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो एसएन रिएक्शंस होते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में एसएन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। ये दो तरह के होते हैं, तो हम ये लिख लेते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ there are two types of substitution reactions। दो टाइप्स होती हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है हमारे पास SN1 रिएक्शन और एक होता है हमारे पास SN2 रिएक्शन। SN1 और दूसरा SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। ठीक है बेटा। सबसे पहले, अच्छा मैं इसमें SN1 बाद में बताऊंगा, SN2 पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो SN1 रिएक्शंस को हम डील करें तो SN2 रिएक्शन। अच्छा, अब SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं भाई? These are bimolecular substitution reaction। ये बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं बेटा, in which two molecules take part in rate determining step। They consist of only one step। They consist of only one step। इनमें सिर्फ एक स्टेप होता है, which involves both breaking and formation of bond, which involves both breaking and formation of bond। इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा ना बेटा, तो ये अल्फाज आप लोगों को खुद समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो लफ्ज मैंने लिखा बाई मॉलिक्यूलर, बेटा इस बाई मॉलिक्यूलर का मतलब पता है? दो मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल। अच्छा, डाई भी तो होता है, दो के लिए डाई का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, तो बाई और डाई में क्या फर्क होगा फिर? बताइए बेटा। सर सेम है दोनों? नहीं बेटा, फर्क होता है। देखो, डाई का मतलब होता है दो और बाई का मतलब भी होता है दो, लेकिन डाई का मतलब होता है जो दोनों है ना वो दो एक ही जैसी चीजें हैं, और बाई का मतलब होता है दोनों अलहदा अलहदा यानी अलग अलग चीजें। तो बाई और डाई का फर्क ये है। जैसे हम डाई मिथाइल डाई डाई प्रोपाइल डाई इथाइल कह रहे थे ना, तो उसका क्या मतलब था? दो मिथाइल हैं, दो प्रोपाइल हैं, दो इथाइल हैं। अब यहाँ वहां मैं बाई नहीं कह सकता, क्योंकि बाई का मतलब तो दोनों स्पीशी अलग अलग के लिए होता है। दोनों स्पीशी एक होती है तो डाई होता है। समझ गए भाई? जी सर। अच्छा जी, अब इसके लिए हम इसका एक कोई सब्सटेंस कंसिडर कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए।
हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं छोटी सी कि भाई मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का, अब जरा उसको समझते हैं। तो बेटा मिसाल के तौर पर मेरे पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये रहा, एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मतलब ये होता है कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ या तो तीनों तरफ हाइड्रोजन लगे हों या एक तरफ कार्बन और दो तरफ हाइड्रोजन लगे हों, ठीक है। इसको क्या कहते हैं एसएन रिएक्शंस की टर्मिनोलॉजी में, इसे कहते हैं बेटा सबस्ट्रेट, ठीक है, इसे कहते हैं सबस्ट्रेट। अब इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूं NaOH के साथ, ठीक है, इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूं NaOH के साथ। इसमें से जो ये OH ग्रुप है ना बेटा, ये OH ग्रुप, ठीक है, ये OH ग्रुप यहाँ पर क्या है, अटैकिंग ग्रुप है, या अटैकिंग ग्रुप कह लें आप इसे, या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कह लें, जो आपको सही लगे, क्योंकि NaOH में हमें पता है कि OH जो है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, इस वाले मॉलिक्यूल में जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, इसमें क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव है और कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है। अब चूंकि बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये होगा कि ये जो OH है ये इस क्लोरीन को रिप्लेस करके खुद इसकी जगह पे लग जाएगा और ये H हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। और यहां से लीव कौन हो रहा है, क्लोरीन जब हटेगा तो वो Cl नेगेटिव की सूरत में हटेगा। ये तो मैंने पूरा रिएक्शन लिख दिया। अब स्टेप जो इसके मैकेनिज्म से रिलेटेड है वो देख लेते हैं कि देखिए बेटे होता क्या है कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर अटैक होता है हाइड्रोक्साइड का, OH नेगेटिव का। अच्छा, OH नेगेटिव या तो इस साइड से अटैक करेगा फ्रंट साइड से, या तो इस साइड से अटैक करेगा फ्रंट साइड से। बाकी दो साइड से अटैक करना OH के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि वहां पे एक बल्की ग्रुप लगा हुआ है। बल्की ग्रुप से क्या मुराद है बेटा, बल्की ग्रुप से मुराद ये है कि ये जो CH3 है ना, इसने पीछे के हिस्से में काफी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अब मजीद किसी मॉलिक्यूल का आकर वहां पर अटैच होना, मजीद किसी मॉलिक्यूल का वहां पर आकर अटैच होना जरा मुश्किल हो जाएगा, जगह नहीं होगी ना यहाँ पे कि कोई एटम आकर यहाँ पर अटैक कर सके। तो दैट इज द रीजन। अच्छा, अब इस ये अटैक करेगा फ्रंट साइड से। जब फ्रंट साइड से यहाँ पर बेटा अटैक हुआ तो हमारे पास एक स्टेट आती है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, वो ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी स्टेट होती है बेटा जिसमें चूंकि ये हाइड्रोक्साइड जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू दिस क्लोरीन। कोई कैटलिस्ट यूज नहीं होगा NaOH को तोड़ने के लिए, OH अलग करने के लिए? क्या कह रही हो बेटे, दोबारा बोलना, एक मिनट आवाज कटी थोड़ी सी। सर कोई कैटलिस्ट यूज नहीं होगा, कैटलिस्ट? नहीं 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 नहीं, इस रिएक्शन में कोई खास कैटलिस्ट यूज नहीं होता बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव एक साथ हो गए। अब हो सकता है किसी के जहन में कंफ्यूजन आए कि सर आपने हमेशा ये बात कही है कि कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, यहाँ पे आपने 5 कर दिए हैं। बेटा मैंने बॉन्ड 4 ही किए हैं, ठीक है, मैंने बॉन्ड 5 नहीं किए, मैंने 4 ही बॉन्ड बनाए। ये जो 2 है ना, अभी इनमें से क्या हो रहा है कि OH का बॉन्ड बनने वाला है और Cl का बॉन्ड टूटने वाला है। ये ट्रांजिशन स्टेट है बीच की। अभी ना ये बॉन्ड 100% बना है और ना ये बॉन्ड 100% टूटा है, बस मैंने ये स्टेट दिखाई है। इस स्टेट को बेटा कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब अल्टीमेटली क्या होता है, आपके पास क्लोरीन का ये बॉन्ड टूट जाता है मुकम्मल तरीके से, और ये आ जाता है आपके पास Cl नेगेटिव। अच्छा, स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, आप इसको सीधा सीधा करके बनाना चाहें आप वैसे भी कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी ये ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। आप अगर इसको चाहें तो थोड़ा बहुत सीधा भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं।
अब अगर इस रिएक्शन के, अच्छा मैकेनिज्म में कोई सवाल है बेटा किसी को, तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, अच्छा अब इस रिएक्शन में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो इस रिएक्शन को या इस बात को मुकम्मल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बेसिक पॉइंट्स क्या हैं बेटा? नंबर 1, पहली बात तो ये कि दिस इज वन स्टेप रिएक्शन, ये एक स्टेप में होने वाला रिएक्शन है। नंबर 2, न्यूक्लियोफाइल directly attacks at alpha carbon, अल्फा कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो डायरेक्टली अटैच हो जाता है, या ये कह लें कि अटैक करता है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनती है, और चौथा पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा बेटा इस चीज को जरा समझिएगा, जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है ना, उसमें ये आखिरी स्टेप में थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पर चेंज होती है, और वो अभी जब करोगे तो समझोगे। फिलहाल जो ये वाली बात, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि रिएक्शन का जो रेट है, अच्छा ये कौन से वाले रेट की बात हो रही है बेटा? वो फर्स्ट ईयर चैप्टर रेट वाले रेट की बात हो रही है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद ये कि जितने ज्यादा अल्काइल हैलाइड या जितने ज्यादा न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास यहाँ मौजूद होंगे, हमारे पास उतना ही रिएक्शन स्पीड अप होगा, तेज होगा, ठीक है। अच्छा इस रिएक्शन में ये वाला जो स्टेप होता है कि जिसमें हमारे पास क्लोरीन अलग होता है और OH फॉर्म होता है, ये स्टेप थोड़ा सा स्लो होता है एज कंपेयर टू अटैकिंग स्टेप। जो अटैकिंग स्टेप होता है ना बेटा वो बहुत फास्ट होता है, ये वाला स्टेप थोड़ा सा स्लो होता है। एक कंडीशन की बात इसमें और याद रखनी है कि दीज रिएक्शंस occurs in non-polar solvent। इन रिएक्शंस को अमूमी तौर पर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में करवाते हैं। अच्छा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से, लाइक CCl4 अल्कोहल, इस तरह के जो सॉल्वेंट्स होते हैं ना उनमें करवाते हैं रिएक्शन फिजिबिलिटी के लिए। उसकी वजह ये कि बेटा ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं दे आर आल्सो सॉलिड्स, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिक्विड फॉर्म में हम यूज नहीं करते, यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक होता है, इस वजह से हम इसको एक क्लोज कंटेनर के अंदर जहाँ पे वाटर वेपर्स ना हो वहां पे रिएक्ट कराते हैं सॉलिड फॉर्म में, तभी अच्छा रिएक्शन देता है। तो इसलिए यहाँ पर हम एक सॉल्वेंट ले लेते हैं जो कि नॉन पोलर हो इन नेचर। दो तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं बेटा, एक होता है पोलर जिसपे चार्ज होता है, जैसे वाटर है ना, वाटर में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसे पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। एक होता है नॉन पोलर बेटा जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इज दैट क्लियर? जी सर। यस सर। अच्छा अनुषा आपने सवाल किया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड नॉन पोलर कैसे, तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड नॉन पोलर नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोलर ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर रिएजेंट है, रिएक्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि ये रिएक्शन किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा, लाइक अ कैटलिस्ट। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट में फर्क होता है ना बेटा, रिएक्टेंट तो कंज्यूम हो जाता है, कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता ना रिएक्शन के दौरान। सही है सर, मतलब जब मीडियम हो
वो नॉन पोलर। बिल्कुल, जिसमें जिस कंडीशन में आप रिएक्शन करा रहे हो, जैसे हम वुड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर रखते हैं और लाइक हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के अंदर हमने AlCl3 रख दिया लाइक कैटलिस्ट। जैसे आयोडीन को हम इथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं और फिर रिएक्शन जी सर। करवाते हैं, सेम उसी तरीके से, तो कोई नॉन पोलर ठीक है सॉल्वेंट सर। नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी टाइप, और वो क्या है हमारे पास बेटा, वो है SN2 रिएक्शंस। SN1। ओह सॉरी, SN1 रिएक्शन, बिल्कुल सही। इसमें अक्सर गड़बड़ हो जाती है यार SN2 और SN1 के अंदर ना। अच्छा जी, ये क्या है भाई, दीज आर यूनिमॉलिक्यूलर nucleophilic substitution reactions in which only one molecule takes part in rate determining step. These are they are completed in two step. They are completed in two step. तो ये reactions जो हैं वो 2 steps में होते हैं, in 2 steps। ठीक है जी। तो अब हम इसके मैकेनिज्म और रिएक्शन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम से हम आगाह करते चले। देखिए, जो हमारे पास टर्चरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना बेटा, से टर्चरी अल्काइल हैलाइड्स वो होते हैं जिसमें तीनों तरफ कार्बन लगे हुए होते हैं। इन टर्चरी अल्काइल हैलाइड्स पर अगर मैं कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना चाहूँ ना, तो मैं किसी साइड से भी ये अटैक अगर कराने की कोशिश कर लूँ, किसी भी साइड से, तो ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी साइड से ये मुमकिन नहीं हो पाता। अब सवाल आता है कि सर क्यों? बेटा वजह ये है कि यहाँ जगह नहीं होती। लाइक अगर कार्बन एटम की बात करूं तो सी, उसको चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। चारों तरफ से बिल्कुल घेरा हुआ होता है उसको, तो यहाँ पर अटैक करने की कोई जगह बचती नहीं है कि वो अटैक करे तो करे कहाँ से न्यूक्लियोफाइल, इस वजह से ना कोई स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर इस बात को मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे। लफ्जों में लिख देते हैं, इन केस ऑफ टर्चरी अल्काइल हैलाइड्स, तो टर्चरी अल्काइल हैलाइड्स के केस में दी डायरेक्ट अटैक of nucleophile is not possible due to स्टीयरिक हिंड्रेंस। ये जो रुकावट मैंने बताई ना बेटा, इसे कहते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। ये एक एमसीक्यू में भी शायद माजी में कहीं आया हुआ था, मुझे याद अभी ये लफ्ज़ देखकर आ रहा है कि स्टीयरिक हिंड्रेंस करेक्ट उसका ऑप्शन था। अच्छा, स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब भी बता देते हैं। दी स्टीयरिक
हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब रुकावट होता है ना, मींस क्राउडिंग, इसका मतलब होता है क्राउडिंग। क्राउडिंग इसका मतलब होता है क्राउडिंग ऑफ द बल्की एटम्स crowding of the bulking groups around the central carbon atom। तो जो सेंट्रल कार्बन एटम होता है उसके अराउंड जो बल्की ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से रास्ता जो है वो ख़त्म हो जाता है, रास्ता नहीं बन पाता भाई, तो अटैक भी नामुमकिन हो जाता है। तो क्लोरीन के साइड से भी नहीं कर सकते? नहीं बेटा, क्लोरीन का साइज तो वैसे भी कार्बन और हाइड्रोजन के मुकाबले में बड़ा ही होता है ना, तो वो तो हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा गैप है, लेकिन वो जनरली वहाँ गैप होता नहीं है, क्योंकि वो उसका साइज जो है ना वो तीसरे पीरियड में होने की वजह से उसका साइज कार्बन वगैरह से बड़ा होता है। हाँ, फ्लोरीन की सूरत में अगर आप कहें तो शायद किसी कोई कंडीशन नज़र भी आए, लेकिन क्लोरीन की सूरत में तो मुमकिन नहीं, और क्लोरीन के बाद ना ब्रोमीन और आयोडीन में। ठीक है। जी सर। और फ्लोरीन से अमूमी तौर पे हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना एक अजियत का काम होता है, इसलिए फ्लोरीन के रिएक्शंस तो आपको बहुत कम ही नज़र आएंगे। ठीक है भाई, तो ये पूरी तफसील मैंने लिख दी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब मैं इसके एग्जाम्पल और मैकेनिज्म की तरफ जाता हूँ। एग्जाम्पल और इसका मैकेनिज्म। कार्बन, क्लोरीन, CH3, CH3, CH3। अच्छा, ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaOH से। नतीजतन होता वही है जो पहले हुआ था कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन तो हो जाएगी, लेकिन उतनी आसानी या उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से पहले हो गई थी। और ये रिएक्शन जो है वो किसी पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। अब पोलर सॉल्वेंट अमूमी तौर पर यहाँ पर कोई ऐसा सब्सटेंस दिया जाएगा जो रिएक्शन में मतलब एक तो रिएक्ट भी ना करे, इन रिएजेंट से रिएक्ट ना कर जाए, और फिर साथ में पोलर भी हो। पानी तो कतई तौर पर मत लेना, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी की तरफ बहुत ज़्यादा ससेप्टिव होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो फौरन ही पानी को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन शुरू कर देता है, तो इसलिए पानी तो किसी सूरत यहाँ नहीं लेना है। अच्छा जी, अब मैकेनिज्म के ऊपर आए तो सर तो फिर क्या लेंगे, कोई बेस ही लेंगे? क्योंकि अगर एसिड लिया तो फिर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, बिल्कुल बेटा। कोई ऐसा सब्सटेंस देंगे जो या तो बेस हो या फिर न्यूट्रल हो। अच्छा, न्यूट्रल इन अ सेंस चार्ज के हिसाब से न्यूट्रल नहीं, एसिडिटी और बेसिसिटी के हिसाब से न्यूट्रल। ठीक है, ये इस तरह की कोई चीज ली जाएगी। अब एग्जैक्टली कोई प्रायर एग्जाम्पल मेरे फिलहाल जहन में है नहीं, तो इसलिए मैं कोई सब्सटेंस का नाम कोट नहीं कर सकता। इतना जरूर कह दूंगा कि वाटर नहीं लेना है, ये मुझे 100% है, क्योंकि जब भी पोलर सॉल्वेंट का हमारे मतलब जिक्र आता है तो हमारे यहाँ तो सबसे पहले वो घूम फिर के वो पानी के ऊपर ही सारी उफ्ताद निकलती है ना, तो पानी नहीं होगा यहाँ पे कम से कम। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में पहला स्टेप होता है, और इसमें ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है
इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटता है, यानी कि क्लोरीन नेगेटिव अलग होता है और ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, जिसे आपको याद होगा, क्या इस आयन का एक नाम है, मैंने बताया भी है, याद है किसी को नाम? कार्बन आरेनियम। कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। वेरी गुड, कार्बोनियम आयन, इसका नाम है बेटा कार्बोनियम आयन। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है, यानी कि जगह बनती है कि अटैक हो सके। जब जगह बन जाती है तो फिर बेटा सेकंड स्टेप में जो हमारा एडिटिव न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आयन पर। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अच्छा, ये वाला जो स्टेप होता है ये बड़ा फास्ट होता है और बड़ी आसानी से हमारे पास CH3 COH और CH3 ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन है रिएक्शन, क्योंकि अच्छा इसे बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं और इसे यूनी कहते हैं, क्योंकि इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होता है ना वो एक ही मॉलिक्यूल परफॉर्म करता है। इसके बेसिक पॉइंट्स अभी मैं लिख रहा हूँ तो आपको बात समझ में आएगी। बेटा यहाँ पर मुझे याद आ रहा है अमोनिया या अल्कोहल्स पोलर सॉल्वेंट की सूरत में हम ले लेते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट की सूरत में हम ईथर और CCl4 जैसा मैंने बताया था वो लेते हैं। अच्छा जी, तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है भाई कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो डायरेक्टली अटैक करता है, डायरेक्टली अटैक्स इन सेकेंड स्टेप। ये मेंशन करना जरूरी है वरना पहला स्टेप समझ जाते हैं बच्चे। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो प्रोडक्ट जो है वो कार्बोनियम आयन की स्टेज से बनती है, प्रोडक्ट फॉर्म वया कार्बोनियम आयन। SN2 में क्या हो रहा था, ट्रांजिशन स्टेट की मदद से हो रहा था और यहाँ पर कार्बोनियम आयन की सूरत में हो रहा है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx। सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन बेटा यहाँ पर डिपेंड करता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्लियर है? न्यूक्लियोफाइल पर इसलिए नहीं करता क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का किरदार तो आता ही सेकंड स्टेप में ना। जितने ज्यादा अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल कार्बोनियम आयन में बनेंगे उतने ही ज्यादा आपके पास रिएक्शन के चांसेस हैं। जितने कम कार्बोनियम आयन बनेंगे उतने कम रिएक्शन होंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन सारा का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, अल्काइल हैलाइड पे। ये वाली बात समझ में आ गई मेरी? इसीलिए सर उसको यूनिमोलिक्यूलर बायोमोलिक्यूलर कह रहे हैं। जी जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, अब समझ गए आप लोग। फर्क भी यही है। बाईमोलिक्यूलर इसको कहने की वजह ये है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है ना वो दोनों मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल पे भी और अल्काइल हैलाइड पे भी। इसको यूनिमोलिक्यूलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हुआ आप? जी सर। और कोई सवाल बेटा किसी को? इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हो गया बल्कि। पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से बताए थे अभी? बेटा पोलर सॉल्वेंट अल्कोहल हो सकता है, लिक्विड अमोनिया हो सकती है, और ये दो मुझे याद आ रहे हैं। नॉन पोलर में हमारे पास CCl4 हो सकता है, इथेन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, इथेन बोलो सॉरी, ईथर। ओके सर। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट में यहाँ वाटर भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में यहाँ वाटर भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एक बात बता दूं, NaOH वाला अगर रिएक्शन है ना बेटा तो उसमें वाटर मत लिखना, क्योंकि सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी भी करता है ना। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास सिर्फ OH तो नहीं है ना, न्यूक्लियोफाइल तो हमारे पास बहुत सारे तरह के हो सकते हैं।
तो कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो वाटर से इतना ज्यादा ससेप्टिव ना हो, आप वहां पर वाटर यूज कर सकते हैं। लेकिन NaOH अगर आपका रिएजेंट है तो उसमें आप वाटर यूज नहीं कर सकते। सही है ना? क्लियर है बेटा? जी सर। ओके अच्छा, अब एक और बात देखो, मैंने यहाँ पे बात करी SN2 रिएक्शन में टर्चरी अल्काइल हैलाइड की। यहाँ पर कौन से अल्काइल हैलाइड थे? टर्चरी अल्काइल हैलाइड्स थे। और SN1 में, सॉरी, और SN2 में मैंने किसकी बात की? SN2 में मैंने बात करी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की। तो सेकेंडरी का तो जिक्र कहीं नहीं आया। तो क्या सेकेंडरी जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते? तो बेटा जवाब है कि नहीं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। लेकिन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हमारे कोर्स में पढ़ाए क्यों नहीं गए हमें? उसकी वजह यह है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स दोनों तरह के रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि ये SN1 रिएक्शन भी देते हैं और SN2 रिएक्शंस भी देते हैं, इसलिए हमने इसका जिक्र नहीं किया है। डिपेंड करता है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को आप किस तरह के न्यूक्लियोफाइल से मिला रहे हैं। तो अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN2 की तरफ चला जाता है, और बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होता तो वो SN1 की तरफ चला जाता है। हमारे कोर्स में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का तस्करा है ही नहीं। क्लियर हो गई बेटा बात सारी? जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन जल्दी से अगर है तो पूछ लें, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? अभी आपने बात कही है ना, वो रिपीट कर देंगे जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वाली। बेटा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के लिए मैंने ये कहा है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स दोनों तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, SN1 भी और SN2 भी। इस वजह से हमारे कोर्स में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इतने तफसीलन डिस्कस नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कौन सा रिएक्शन होगा। प्राइमरी में तो हम बोल सकते हैं कि SN2 होगा, टर्चरी में हम बोल सकते हैं SN1 होगा, सेकेंडरी में नहीं बोल सकते, इसलिए ये हमारे कोर्स में है ही नहीं इतनी तफसीलन। इसलिए मैंने जस्ट हिंट दे दिया है ताकि आपको आइडिया तो रहे कम से कम। ठीक है? ठीक है बेटा? सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दें जहाँ से आज का लेक्चर शुरू हुआ था। बेटा कस्मा टाइम बिल्कुल एंड हो गया है, तो मेरे ख्याल से अगर स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो अब आपको वीडियो की